हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आजकल कुछ अजीब अजीब घटनाएं सुनने में आती हैं। भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, डायन, इन सब की अफवाहें तो बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे ऐसे कई मैसेजेस और मेल आ रहे हैं जिसमें इन सब का जिक्र किया गया है। कुछ घटनाएं मुझे बनावटी भी लगती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी जिनको सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है। इसी में से एक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये घटना संजय अग्रवाल जी ने मुझे झारखंड से भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उन्हीं के परिवार के एक सदस्य के साथ घटी थी। वो झारखंड के एक गांव में रहते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा सा वाड़ा था जहां पे वो लोग रहा करते थे और उसी वाड़े की ये घटना है। उस पूरे वाड़े में करीबन 20 से ज्यादा कमरे और रहने वाले मात्र 6 लोग। उन 6 लोगों के बीच में घटी ये घटना पूरे गांव को पता है। कैसे घटना घटी, उस घटना के अंत में क्या हुआ, किस तरह से उस घटना की शुरुआत हुई, सब कुछ इस कहानी में एकदम विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये घटना संजय जी ने मुझे भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उषा नाम की एक महिला के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको उषा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। लेकिन घटना शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम उषा है। उस रात घंघोर बारिश हो रही थी। मिथिलेश शादी करके घर आया था। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहाँ से उसे लेकर आया था, उसने कब शादी की, कुछ भी नहीं पता था। वो लड़की दुल्हन के जोड़े में थी और मिथिलेश अपनी शर्ट पैंट पहना हुआ था। दोनों लोग बारिश में भीगे हुए थे। वाड़े का दरवाज़ा रात में करीबन 1 बजे उसने खटखटाया। मैंने जाके दरवाज़ा खोला। सामान हाथ में था, भीगे कपड़े। मिथिलेश भी खड़ा था और दुल्हन के जोड़े में वो लड़की जिसने एक लंबा सा घूंघट लिया हुआ था। कुछ देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने जो कुछ भी देखा सच है या मेरा वहम। लेकिन वो सच में मिथिलेश था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने टॉर्च की रोशनी को उनके चेहरे पर मारा, घर के अंदर लेकर आई। एकदम शांति थी। वाड़े का अंगना पूरा खुला हुआ था। पूरा बारिश से भीगा हुआ वो अंगना था। उस आंगन में बीच में एक खटिया पड़ी हुई थी जो कि एक छप्पर के नीचे थी। उसी खटिया को मैंने बिछाया, छप्पर के नीचे उन लोगों को बैठा दिया और घर के अंदर आरती की थाली लेने गई। उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन बस इतना ज़रूर पता था कि सुबह गांव में जब ये खबर फैलेगी कि मिथिलेश शादी करके आया है तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। पता नहीं किसको उठाकर ले आया। घर में उस वक्त बाबूजी सो रहे थे। मिथिलेश मेरा छोटा भाई था, मैं उसकी बड़ी बहन उषा। बाबूजी काफ़ी गहरी नींद में थे और माँ भी अभी कुछ ही देर पहले ही सोई थी। उसकी नींद खराब करना मुझे सही नहीं लगा, लेकिन मजबूरन मुझे जाके उसे बताना पड़ेगा। हमारे घर में मैं, बाबूजी, माँ, मिथिलेश और अब उसकी पत्नी थी। हम 5 लोग उस घर में थे और हमारा एक नौकर भी था जो कि बाहर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए। उसे कुछ भी नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा है। आरती की थाली लाने से पहले मैं तुरंत माँ के कमरे में गई, उन्हें जगाया और मिथिलेश के आने के बारे में बताया। पहले तो वो बहुत खुश हुई कि वो अचानक से बिना बताए आ गया, लेकिन दूसरे ही पल वो एकदम नाराज़ और गुस्सा भी हो गई थी और हैरान भी कि वो शादी करके किसी लड़की को लेकर आया है। माँ पहले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर जब उसने अपनी कमरे की खिड़की से नीचे बरामदे की तरफ उन दोनों को बैठे हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई। लेकिन फिर भी उसने अपने स्वभाव को थोड़ा संभाला और मुझे आरती की थाली लाने के लिए बोला। मैं दोबारा किचन में जाके आरती की थाली लाने लगी। माँ नीचे उनके पास गई
मिथिलेश और उसकी दुल्हन तुरंत उठे, माँ के पैर छुए और फिर माँ ने उन्हें बैठाला। मिथिलेश से उसका हालचाल पूछा और फिर उस लड़की के बारे में जिसको वो लेकर आया है। मिथिलेश ने बताया कि उसने जल्दी में शादी कर ली। वो हमें बताने वाला था, लेकिन उसकी दुल्हन के माँ बाप मान नहीं रहे थे, इसलिए बिना बताए जल्दी शादी करनी पड़ी। माँ ने उसकी दुल्हन का नाम पूछा तो उसने उसका नाम सीमा बताया। उसकी दुल्हन एकदम शांत बैठी हुई थी। जब से आई थी उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। मिथिलेश के स्वभाव में भी थोड़ा सा बदलाव था। पहले से थोड़ा सा ज्यादा शांत और एकदम डरा हुआ लग रहा था, गुमसुम, जैसे शरीर में ज्यादा जान ना बची हो। हल्का फुल्का शरीर, पहले से दुबला भी हो गया था। माँ उसके शरीर को देख रही थी। माँ ने उससे पूछा भी कि तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता है क्या? उसने कुछ भी नहीं बोला, एकदम भोंदू जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे वो अपने वश में ही ना हो, वो किसी और के कहने पे चल रहा हो। उसकी बातों में साफ साफ यही लग रहा था। माँ ने उससे खाने के लिए पूछा। उसने कहा वो खाना नहीं खाएगा, वो आराम करना चाह रहा है। माँ ने उसके कमरे के दरवाजे की चाबी तुरंत उसके हाथ में पकड़ाई और कहा कि जाके वो अपने कपड़े बदल ले और आराम कर ले। और माँ ने यह भी कहा कि दुल्हन को अभी अपने कमरे में ना ले जाए, वो उसको वो दूसरे कमरे में ले जाए, और घर में कल थोड़ी पूजा भी होगी। ये सारी बातें माँ गुस्से में ही बोल रही थी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। असली दिक्कत तो कल सुबह होगी, जब बाबूजी को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। अगले दिन सुबह बाबूजी उठ गए। 4 बज रहे थे। वो अक्सर सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। माँ पूरी रात नहीं सोई थी, क्योंकि बाबूजी के गुस्से और डर के आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता है। माँ ने डरते हुए जाके बाबूजी को सारी चीजें बताई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो गुस्सा ही नहीं किए, कुछ भी नहीं बोले, उल्टा वो और ज्यादा खुश हो गए थे। उनके स्वभाव में ये बदलाव कैसे आया, इसके बारे में माँ को और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो उल्टा खुशी में सबको न्योता देने के लिए चले गए थे। ये सब काम इतनी जल्दी हो गया पता भी नहीं चला। एक दिन तक तो सब कुछ एकदम ठीक था। सबसे बातचीत हुई। मैंने सीमा का चेहरा देखा। उसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, मिथिलेश से थोड़ी सी ज्यादा। शायद वो मिथिलेश से करीबन 5 या 6 साल बड़ी थी। मैंने तो इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन माँ को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मिथिलेश की शादी से माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इतना तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। ऐसा अचानक से सब कुछ हो गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। करीबन एक दिन बाद घर में एक छोटी सी पूजा हुई। कई मेहमान आए हुए थे। रात के वक्त उनका दावत भी हुआ। मुंह दिखाई की थोड़ी बहुत रस्म भी हुई, और सब कुछ अचानक से हो गया था। आए हुए लोग कई बातें भी बना रहे थे, लेकिन कोई हमारे मुंह पे कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन पीठ पीछे सुनी हुई सारी अफवाहें मुझे पता चल रही थी, और माँ को भी। लेकिन बाबूजी तो जैसे उन सब चीजों में खो ही गए थे। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा था। मिथिलेश एकदम अजीब सा बदल गया था, और सीमा के घर के अंदर आने के बाद बाबूजी का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। माँ अब ज्यादा गुस्से में रहने लगी थी, और इन सब चीजों की वजह से मैं थोड़ी परेशान होने लगी थी। हम सबके दिमाग में थोड़ा कुछ ना कुछ असर आया था, पर क्यों, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मिथिलेश अपना काम धंधा छोड़ के घर पे ही आके बैठ गया था। वाड़ा काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसने एक कमरे को अपना पूजा घर बनाया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पहले से जब पूजा घर था तो मिथिलेश ने अपना अलग पूजा घर क्यों बनाया। माँ के पूछने पर उसने बताया कि वो पूजा घर उसने अपने लिए नहीं, सीमा के लिए बनाया है। वो वहीं पर ही बैठ के पूजा करेगी। माँ ने बोला कि घर में पहले से ही पूजा घर है। मिथिलेश ने बोला कि सीमा को अकेले में पूजा करना पसंद है, वो अपनी पूजा पाठ में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन माँ का दिमाग काफी ज्यादा तेज चल रहा था। वो अपने दिमाग से अनुमान लगा रही थी कि हो ना हो सीमा कुछ काला जादू करती है। घर का माहौल थोड़ा सा खराब होने लगा था। सीमा हमसे थोड़ी बहुत बात करती थी, खाना वगैरह बनाने में मदद भी करती थी, लेकिन ज्यादा कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। सब अपने कमरे में ही रहते थे। घर में 5 लोग थे, लेकिन 5 लोगों में नहीं बनती थी। सब एक दूसरे से मुंह पे हंसी से ही बात करते थे।
लेकिन मन ही मन सबके अंदर कुछ न कुछ चला करता था। मैं सबसे बात किया करती थी। सीमा से भी मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं थी, न ही उसके बारे में ज़्यादा बात किया था हमने कभी, तो इसलिए मैं उससे कम बात करती थी। जब भी मैं माँ से बात करती थी वो हमेशा मिथिलेश की और सीमा की बुराई किया करती थी। खैर, ये सब तो नॉर्मल चलता रहा। करीबन 1 महीने तक सब कुछ एकदम शांत था। एक बार माँ ने मुझे बोला कि सारे कमरों की साफ सफाई करनी है। जो कमरे बंद थे उनको हम बंद ही रखते थे, और कुछ कमरे जिनको हम इस्तेमाल किया करते थे, मैं उन कमरों की सफाई कर रही थी। लंबे लंबे टूटे टूटे बाल निकल रहे थे सफाई करने के बाद भी, पर हमारे यहाँ जल्दी किसी के बाल नहीं टूटते थे। ना ही वो माँ के बाल थे और ना ही मेरे। घर में टूटे हुए बाल कहाँ से आए कुछ भी नहीं पता, और काफी ज्यादा घने। सीमा का कमरा हमारे कमरों से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन हमारे कमरों में वो बाल कैसे आए हमें कुछ नहीं पता। मैंने कभी सीमा से इसके बारे में पूछा भी नहीं और अपना काम किया करती थी। एक बार सीमा ने मुझे बाबूजी को दूध देने के लिए बोला। मैं किचन से दूध उठा के लेकर उनको देने के लिए गई। ग्लास ऊपर प्लेट से थोड़ा ढका हुआ था। मैंने तुरंत उनके कमरे में जाने के बाद ग्लास के ऊपर से प्लेट हटाई और उनको दूध देने जा ही रही थी, तभी मैंने उस ग्लास में बाल देखे। लंबे बाल, भूरे रंग के, जैसे कि सीमा के बाल होते हैं, सेम उसी कलर के बाल। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत दूध को वापस लिया और किचन में आई। तब तक सीमा अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने तुरंत दूध के पतीले में देखा तो उसमें भी वही बाल पड़े हुए थे। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। घर के राशन में देखा, उसमें भी वही। जो जो खाने की चीजें हैं सब में बाल पड़े हुए थे, लंबे बाल। मैं समझ गई थी, हो ना हो ये बाल सीमा ने ही यहाँ डाले, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी कुछ भी नहीं पता। मैं किचन में ही थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। उस वक्त रात के करीबन 10 बज रहे थे। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो पायल की आवाज आई। भागते हुए कोई दूसरी तरफ जा रहा था। तुरंत मैं किचन से बाहर निकली, देखा तो पूरा बरामदा खाली था। वहां पर कोई भी नहीं था। कोई तो मुझे सुन रहा था। शायद वो सीमा थी। अब माँ की तरह मुझे भी उस पर शक होने लगा था, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। मैं माँ से ये बात भी नहीं कर सकती थी। घर का माहौल खराब होता। वैसे ही सब कुछ एकदम खराब चल रहा था। इस बारे में मैं सोच ही रही थी, तभी रात में वाड़े में फिर एक दस्तक हुई। मैं तुरंत अंधेरे में टॉर्च लेके गई। वाड़े के पास जाके खड़े होके पूछा, कौन है? उधर से आवाज आई, दीदी जी मैं हूं, बाबू, मैं लौट आया हूं। वो हमारा नौकर बाबू था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे जान में जान आई। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। भव्य वस्त्र में, माथे पे टीका लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने और हरि नाम जपते हुए बाबू घर के अंदर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब क्या भेष बना कर आए हो? उसने कहा, दीदी जी मैं अपने बहन से मिलने गया था। उसके बाद मैं थोड़ा तीर्थ पे भी चला गया, तो पूजा पाठ भी हो गई, और फिर मैं आप लोगों के लिए प्रसाद भी लेकर आया हूं। मुझे पता है ये आने का थोड़ा सा वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करता। बस वाले ने बस काफी ज्यादा तेजी में चला के मुझे पहुंचा दिया। बाबू का चेहरा बहुत हंसमुख था। उसकी उम्र 20 साल की थी, लेकिन फिर भी 20 साल की उम्र में वो बुजुर्गों जैसे बात करता था। अच्छा खासा ज्ञान था, बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का था। वो जैसे ही घर में आया, उसको घर में बहुत ही अजीब लगा, एक नकारात्मक ऊर्जा। उसने मुझसे तुरंत पूछा, दीदी जी यहां पर कुछ हुआ है क्या? माँ और बाबूजी तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा आभास हो रहा है, जैसे यहां पर कुछ अलग है। मैंने उससे पूछा क्या? उसने कहा, पता नहीं, पर कुछ तो आभास हो रहा है। खैर, मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की क्योंकि वो थका हुआ था। मैंने बाबू से कहा कि वो अपने कमरे में जाए, हम कल बात करेंगे। बाबू ने कहा ठीक है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, मिथिलेश के बारे में, सीमा के बारे में। बाबू खुश तो हुआ था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा दुखी भी कि ये सब बहुत अचानक से हो गया। लेकिन बाबू के कमरे में जाने से पहले मैंने बाबू से ये बोला कि मेरे अलावा अगर तुम्हें कोई कुछ भी खाने को दे
तो उसे खाना या पीना मत। बाबू ने जब मुझसे यह सवाल पूछा तो मैंने उसको बस इतना बोला कि यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगले दिन सुबह बाबू सबसे मिला और उसके बाद वो मिथिलेश और सीमा से भी मिला। सीमा ने उसको अपने कमरे में बुलाया, बैठा के उसको अपनी अलमारी से एक गुड़ की बरनी से गुड़ निकाल के खाने के लिए दिया। मैं वहीं दरवाजे पर ही खड़ी थी। मिथिलेश भी वहीं सोफे पे बैठा हुआ था। सीमा ने मेरी तरफ देखा और बाबू ने भी। मैं हंस रही थी, लेकिन बाबू मेरी आंखों से समझ गया था कि मुझे उस गुड़ को नहीं खाना है। बाबू ने उस गुड़ को अपने हाथ में लिया और सीमा से बात करने लगा। मैं वहां से चली गई। सीमा उसे बार बार उस गुड़ को खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन बाबू ने उसे बाद में खाने के लिए बोला और वो गुड़ बाहर लेकर चला आया। सीमा दौड़ते हुए अपने दरवाजे पर आई और मुझे और बाबू को देख रही थी, लेकिन हम दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और किचन की तरफ चले गए। माँ वही किचन में ही थी, कुछ काम कर रही थी। मैंने सोचा कि बाबू को मैं उस सारी चीजों के बारे में बता दूं जो कुछ भी मैंने देखा, लेकिन उससे पहले मैंने उस गुड़ को भी लिया जो कि वो बाबू को खिलाने वाली थी। मैंने उस गुड़ को फोड़ के देखा, अंदर कुछ भी नहीं था, वो बस एक नॉर्मल सा गुड़ था। लेकिन फिर भी मैंने उसे बाबू को खाने के लिए नहीं दिया और उसे सब कुछ बताया। बाबू ने जब मेरी बात सुनी तो उसने कहा, हो ना हो सीमा शायद कोई काला जादू करती है, उसने सब पे कोई ना कोई काला जादू किया है। मैंने भी उसकी बात मान ली थी। फिर मैंने बाबू से कहा कि हम रात में सीमा के पूजा घर में चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वो किस तरह की पूजा करती है। रात के करीबन 1 बज रहे थे। मैं और बाबू सोए नहीं थे। सीमा भी जग रही थी। उसके हाथों की चूड़ी और पायल की आवाज हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग जग रहे थे कि अगर वो अपने कमरे में एक बार सो जाए तो हम उसके पूजा घर में जाके देखें कि आखिर वो करती क्या है। उस समय 1 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद हम दोनों उसके पूजा घर की तरफ गए। जब हम उसके कमरे में गए तो बाहर से ताला लगा हुआ था। तोड़ते तो आवाज भी आती। डुप्लीकेट चाबी माँ की अलमारी में रखी हुई थी। कमरे से अगर हम लोग चाबी भी निकालते तो माँ को पता चल जाता, इसलिए हमने पहले खिड़की से देखने की कोशिश की। खिड़की से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई थी और अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी हमें पायल की आवाज आई। वो सीमा की आवाज थी। वो वाड़े के बीच में टहल रही थी। हमने और बाबू ने जब उसे जाके देखा तो वो वाड़े के एक कोने में जाके बैठी हुई थी। वहां पर बहुत ही अजीब सा गाना गुनगुना रही थी। अजीब सा गाना, किसी और आवाज में। हमें वो भाषा समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। हम धीरे धीरे एक दीवार के आड़ लेते हुए उसकी तरफ गए ताकि वो हमें देख ना पाए। वो उसी वाड़े के कोने में बैठ के अपने बालों को झाड़ रही थी और उन्हें तोड़ के अपने सर से एक एक करके उखाड़ रही थी और उखाड़ते हुए कुछ मंत्र बोल रही थी। वो मंत्र भी किस भाषा में थे मुझे नहीं पता। मैं और बाबू उसे ही देख रहे थे। एक एक बाल के टुकड़ों को अपने सर से निकाल के कुछ मंत्र फूंक के वो एक हरे कपड़े में रख रही थी और वो उस गाने को गुनगुना रही थी जैसे कि वो कोई काला जादू कर रही हो। उसने अपने सर से लगातार बाल तोड़े और मैं और बाबू उसे देख रहे थे। अंधेरी रात थी। उसकी पतली आवाज वाड़े में गूंज रही थी। मैं और बाबू उसे देख के डर रहे थे। हो ना हो ये कोई तांत्रिक है। इसने काला जादू करके पहले मिथिलेश को फंसाया, फिर माँ और बाबूजी को, और वो इन्हीं बाल के टुकड़ों से काला जादू करती है। हमें सब कुछ पता चल गया था। वो इतनी रात में अंधेरे में बैठ के आखिर क्या कर रही थी। माँ उधर से आई। माँ ने मिथिलेश को देखा। मैं और बाबू माँ को और मिथिलेश को ऊपर से देख रहे थे। माँ भागते हुए मिथिलेश के पास गई और तभी मिथिलेश ने माँ की तरफ देखा और वो उससे 5 मीटर दूरी पर रुक गई। मिथिलेश ने माँ को देखते हुए अपने सर को घुमाया। मिथिलेश की आंखें हल्की चमक रही थी, बहुत ही हल्की, जैसे कि उनमें किसी तरह की कोई ऊर्जा आ गई हो। माँ दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसके हाथ पैर एकदम अकड़े हुए थे और फिर मिथिलेश सीमा की तरफ देख रहा था। सीमा उसे इशारे इशारे में कुछ बोल रही थी और मिथिलेश माँ को अपने हाथों से नचा रहा था। माँ जमीन पर बैठ गई थी। कुछ ना कुछ तो हो रहा था वहां पे। तभी हम भागते हुए नीचे की तरफ गए। हमने अपनी आवाज को तेज किया
और माँ चिल्लाने लगे। मैं और बाबू जब नीचे की तरफ गए तो मिथिलेश दोबारा अपने कमरे के अंदर भाग गया। सीमा भी वहां से उठ गई और माँ नीचे जमीन पर पड़ी थी। मैंने माँ को उठाया और माँ से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। माँ को तो कुछ जैसे याद ही नहीं था। उसको बस इतना याद था कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। जब मैंने और बाबू ने दोबारा सीमा की तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं थी। उसके कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। वहां पर क्या हो रहा था कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं और बाबू फिर माँ को उठा के उसके कमरे के अंदर लेकर गए और उसे लिटा दिया। बाबूजी अपने कमरे में सो रहे थे। मिथिलेश और सीमा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और सीमा का पूजा घर बाहर से उस पर ताला लगा हुआ था। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वहां पर क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन अब ये जो कुछ भी हो रहा था इसका मुझे अंत करना था। मैं तुरंत भागते हुए मिथिलेश के कमरे में गई और दरवाजे को खटखटाया। बाबू ने अपने हाथ में एक डंडा रखा हुआ था। उसने कहा कि आज लोग को घर से बाहर निकाल देंगे। हम ये समझ चुके थे कि हो ना हो सीमा किसी तरीके का कोई काला जादू कर रही है और हम सबको फंसा रही है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई भी नहीं निकला तो बाबू ने कहा कि दरवाजे को तोड़ के जबरदस्ती अंदर घुसते हैं। बाबू फिर दरवाजे को तोड़ने लगा। दरवाजे की कुंडियां काफी ज्यादा मजबूत थी। बाबू को दरवाजा तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसा सीमा वहां पर नहीं थी, लेकिन मिथिलेश बेड पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने अपने हाथों को काट लिया था दांतों से नोच के। उसके हाथ से निकला हुआ मांस का टुकड़ा उसके दांतों में लगा हुआ था। यह दृश्य देख के मैं एकदम चिल्लाने लगी। बाबू ने तुरंत मिथिलेश के हाथ में सूती का कपड़ा बांधते हुए खून को रोकने की कोशिश की और तुरंत गांव के वैद्य जी के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मिथिलेश का शरीर बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। हम उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। वैसे तो उसका शरीर काफी ज्यादा दुबला पतला था, लेकिन फिर भी इतना वजन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने दुबले पतले शरीर में इतना वजन आया कहां से। सीमा तभी कमरे के बाहर आके खड़ी हो गई। खुले बाल, लाल आंखें जो कि चमक रही थी। उसने अपने शरीर पे काले रंग की साड़ी डाली हुई थी। बाल काफी ज्यादा बड़े थे, कमर से नीचे तक खुले हुए। हवा चल रही थी जिसमें उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उस कमरे में बहुत ही अजीब सा वातावरण हो गया था। सीमा अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थी। वो कौन सी भाषा थी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो हमें बोल रही थी, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा था कि वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है और वो अब हमें मार डालेगी। इतना बोलते हुए वो फिर दोबारा अपने पूजा स्थान के अंदर चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। हम मिथिलेश को उठा रहे थे पर वो उठ ही नहीं रहा था। किसी तरह सुबह हुई। वैद्य जी को बाबू घर पर लेके आया हुआ था। मिथिलेश का खून तब तक थोड़ा बह चुका था। वैद्य जी ने बोला कि मिथिलेश को एक बड़े अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बाबूजी भी थोड़ा परेशान हो गए थे और माँ भी। और सीमा ने अपने आप को दरवाजे में कमरे के अंदर बंद कर रखा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उस समय मिथिलेश की जान बचाना जरूरी था। बाबू और बाबूजी मिथिलेश को लेकर अस्पताल गए। माँ, मैं और सीमा घर में ही थे। हम काफी ज्यादा चिंतित थे। कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। सीमा अपनी पूजा कमरे के अंदर बंद थी। उसके बारे में हमने अभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अगर बात फैलती तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। उस वक्त गांव की कुछ औरतें घर में आई हुई थी। सब मिथिलेश के बारे में बात कर रहे थे और मैं, माँ एक दूसरे को देख रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी सीमा के बारे में पता चले। वो हमसे पूछ रहे थे कि आखिर मिथिलेश की यह हालत हुई कैसे, और हमने उन्हें जो भी झूठ आया सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे रात हो गई और वो लोग चले गए। वाड़े के दरवाजे को हमने अंदर से बंद कर लिया था और फिर माँ भी अपने कमरे में जाके सो गई थी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि घर में हो क्या रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर हिम्मत की। मैं उस पूजा घर के बाहर गई जिसमें सीमा ने अपने आप को बंद कर रखा था। दरवाजे को खटखटाया। सीमा ने कुछ भी नहीं बोला। मैं तुरंत टॉर्च लाके खिड़की के ऊपर चढ़ के अंदर से देखने लगी और जो चीज मैंने देखी वो चीज देख के मैं हैरान हो गई थी। सीमा ने अपने पूरे वस्त्र उतार रखे थे। वो कमरे के कोने में बैठी हुई थी और अपने बालों से लाल खून से जमीन पर कुछ लिख रही थी। कुछ काला जादू कर रही थी।
वहां बाल बिखरे हुए थे, जैसे कि उसने अपने बालों को तोड़ के वहां पर एक पूजा स्थान बना दिया हो। वो दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक था। वो अजीब सी चीजें बोल रही थी। फिर उसने हिंदी बोलना चालू किया। उसे पता चल गया था कि मैं उसे देख रही हूं। उसने बोला कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाथ पैर कांप रहे थे और गला पूरी तरीके से सूख चुका था। गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर सीमा उठी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें एकदम लाल थी, खुले बाल, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। वो धीरे धीरे अपने दरवाजे की तरफ आ रही थी और दरवाजे को खोला। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और भागते हुए माँ के कमरे की तरफ चली गई। माँ काफी ज्यादा गहरी नींद में थी, लेकिन जब उसने मुझे चिल्लाते हुए और डरे हुए देखा तो वो भी उठ गई। उसने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ और मैंने उसे सीमा के बारे में बताया। सीमा हमारे दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ने उसे देखा। उसने पूछा कि सीमा आखिर तुम्हें क्या हो गया है। सीमा फिर चिल्ला के बहुत ही गंदी आवाज में गालियां देने लगी और फिर उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर लिया। मैं और माँ दरवाजे के अंदर थे और लगातार उसे खटखटा रहे थे, लेकिन सीमा उसे खोलने का नाम नहीं ले रही थी। वो घर के किचन में जाके कुछ तो कर रही थी। हमें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो क्या करना चाह रही है। हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हमारी आवाज पूरे वाड़े में गूंज रही थी। घर पे हमारे और सीमा के अलावा कोई भी नहीं था। वाड़ा इतना बड़ा था कि बाहर तक आवाज भी नहीं जा पा रही थी। हम इतना डरे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें क्या। डर की वजह से हमने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और ये सोचा कि जब तक कोई आ नहीं जाएगा तब तक हम दरवाजे को नहीं खोलेंगे। सुबह हो गई। वाड़े के दरवाजे को बाबू जोर जोर से पीट रहा था और दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। वो रो रहा था। उसके वो बोलने से हमें समझ आ चुका था कि अब मिथिलेश नहीं रहा है, लेकिन हम दरवाजा खोलते भी कैसे। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ा और फिर अंदर घुसा। उसने पूरे वाड़े को छाना और हम भी खिड़की से आवाज लगा के चिल्ला रहे थे। हमने उससे दरवाजा खोलने के लिए बोला। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने हमें मिथिलेश के बारे में बताया कि वो अब नहीं रहा। माँ तुरंत रोने लगी। मेरे भी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। बाबूजी मिथिलेश की मृत्यु शरीर को लेकर घर आ रहे थे। बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका था। हमारी जिंदगी कुछ ही पल में इतनी बदल जाएगी हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। हमने बाबू को सीमा की रात की हरकतों के बारे में बताया। बाबू भाग के सीमा के कमरे में गया, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। वहां पर सीमा नहीं थी और ना ही उसके कपड़े। वो उसके पूजा घर में गया जहां पर बाल बिखरे पड़े हुए थे और लाल रंग से उसने पता नहीं कुछ अजीब से मंत्र लिख रखे थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बाबू ने तुरंत उस कमरे को बंद किया। तब तक बाबूजी मिथिलेश के मृत्यु शरीर को लेकर घर आ चुके थे। पूरे घर में मातम का माहौल हो गया था। गांव में सब लोग आके हमें देख रहे थे। हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। आखिर वो सीमा कौन थी? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मिथिलेश की हालत उसने क्यों की हमें कुछ भी नहीं पता था। सारा राज उसी के साथ चला गया और अब हमें कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हमने किसी तरह अपने आप को संभाला। मिथिलेश के मृत्यु शरीर को हमने आग दी और फिर सब घर आए। रात में हम सब बैठे हुए थे। परिवार के कुछ और लोग भी उस समय घर आए हुए थे। उस समय सीमा का कमरा अंदर से बंद था। घर में साफ सफाई नहीं हुई थी और फिर कुछ देर बाद सीमा के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। बाबू भागते हुए कमरे में गया और उसने कमरे को खोला। वहां पर कुछ भी नहीं था। हमें ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई था और आवाज दे रहा था और वो आवाज किसी और की नहीं मिथिलेश की थी। ऐसा लगा कि उसकी आत्मा को अभी भी उस कमरे में कैद किया हुआ है। बाबू ने जब मिथिलेश के कमरे को देखा तो जमीन पर फिर वही बाल के लंबे लंबे टुकड़े पड़े हुए थे जो कि सीमा के थे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे को हम पहले से ही बाहर से बंद कर चुके थे, तो ये दोबारा अंदर से कैसे बंद हो गया। वहां पर अभी भी कुछ था। बार बार कमरे साफ करने के बावजूद भी कमरों में बाल के टुकड़े मिल रहे थे। पूरा वाड़ा मनुष्यत से भर चुका था। अगले दिन सारे परिवार वाले चले गए थे। उनको वहां पर अजीब सा लग रहा था। सबकी तबीयत खराब हो रही थी। सारा वाड़ा धीरे एक एक करके खाली होता गया। सब बीमार पड़ रहे थे। मिथिलेश के जाने के बाद से बाबूजी और माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं और बाबू उनकी सेवा कर रहे थे। बाबू अनाथ था।
हमारे अलावा उसकी बस एक बहन थी। बाबू ने कहा कि मैं अपनी बहन के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। माँ और बाबूजी कुछ महीनों बाद मर गए और मैं और बाबू उस वाड़े को छोड़ के दूसरे घर में चले गए। हमारा वो वाड़ा आज भी बंद है। हमारा ये मानना है कि वो वाड़ा शापित हो चुका है। मिथिलेश की आत्मा आज भी उसी वाड़े में घूम रही है और सीमा, जिसने उस पर काला जादू किया था, वो आज भी उस वाड़े में किसी खुफिया रास्ते से जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि उस वाड़े के छत पे अक्सर एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे बाल थे और उसने अपने शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं पहने हुए थे। अजीब सी आवाज़ों में कुछ गुनगुनाया करती है और वो वही गाना था जो मैंने और बाबू ने पहली बार उसके मुंह से सुना था। 6 महीने में मेरी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी मुझे पता नहीं था। गांव में पूरी अफवाह फैल चुकी थी। गांव में सबको सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन मेरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा संभाला। मेरे बाकी के परिवार वाले भी धीरे धीरे आए और मुझसे बात की। मैंने अपने जीवन को संभाला और फिर आगे बढ़ गई। लेकिन यह अजीब सा हादसा जो मेरे साथ घटा, इसके बारे में मैं सबको बताती हूँ। कभी कभी तो मुझे विश्वास भी नहीं होता है कि मेरे जीवन में ऐसा हादसा कैसे घट गया। कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब क्यों हुआ, और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हादसा फिर कभी किसी के साथ ना घटे। तो दोस्तों, ये थी संजय जी के द्वारा भेजी गई ये घटना थोड़ी सी विचित्र और अजीब जरूर है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं आशा करता हूँ ये घटना आपको भी पसंद आई होगी। मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और आगे बताइए कि मैं घटना किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।